नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज मेरे पास में इस वक्त की एक बड़ी और डराने वाली खबर है, और खबर ये कि हमारे देश में कोरोना के केसेस में बढ़ने की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है। हमारे देश में कोरोना सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। हमारे बाद ब्राजील का नंबर है। अमेरिका में केसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कई जगहों पर कोरोना के फैलने की रफ्तार कम हुई है। लेकिन ऐसे राज्य हैं जहां पर अमेरिका ने रीओपन किया है, वहां रफ्तार फिर से बढ़ने लगी है। भारत में पिछले 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा नए केसेस आए हैं, और ये एक दिन में सामने आए केसेस की सबसे ज्यादा संख्या है। जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं वो वाकई में डराने वाली बात है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली खबर दिल्ली से आई। देश की राजधानी में यहां की सरकार ने कहा कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। दिल्ली की सरकार ने यह भी कहा कि देश की राजधानी में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। ये दोनों बातें डराने वाली हैं। पहली बात दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कही थी। उन्होंने कहा कि कोरोना इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो जुलाई के आखिर में करीब 5.5 लाख कोरोना पेशेंट होंगे, और दिल्ली के हॉस्पिटल में 80,000 से ज्यादा बेड्स की जरूरत होगी। और दूसरी बात दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति है। अब हमारे सामने सवाल यह था, क्या वाकई में दिल्ली में जुलाई के अंत तक 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे? क्या वाकई में दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज पे पहुंच गया है? क्या अब कोरोना से बचना मुश्किल है? क्या हालात काबू से बाहर है? हमने सवाल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट से पूछा। WHO इसके बारे में क्या कहता है ये मैं आपको बताऊंगा। WHO के एक्सपर्ट्स की बात भी सुनवाऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में, और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था। अब मनीष सिसोदिया ने ये नहीं बताया कि उनके पास ये जो फिगर्स आई हैं वो कहां से आई हैं, इसका आधार क्या है। दूसरी बात दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने कही, सत्येंद्र जैन। उन्होंने भी कहा कि दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में पहुंच चुका है। कम्युनिटी स्प्रेड कल रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही। अभी एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है। कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा कि उसको ये बीमारी कहाँ से मिली है। और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। लगभग आधे केस ऐसे आ रहे हैं जिनको नहीं पता लगता है कि उसको ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ है। कितने लोगों के केस पता नहीं चल पा रहे हैं? लगभग आधे के नहीं पता लग पा रहे हैं। हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, वही डिक्लेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी स्प्रेड तो एक टेक्निकल टर्म है कि है या नहीं है, उसको केंद्र सरकार मानेगी या नहीं मानेगी वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर ऐसे में आपको बता सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने माना। एक्सपर्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में 20 जुलाई के बाद कोरोना पेशेंट के लिए 80,000 बेड्स की जरूरत होगी। अब सवाल यह है, अगर यह आशंका है, एक्सपर्ट्स की राय है, तो फिर दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में दूसरे राज्यों के मरीजों को एडमिट करने का आदेश एलजी ने क्यों दिया? इस पर अनिल बैजल ने कहा कि देश के हर नागरिक को इलाज का हक है। स्वास्थ्य जीने के अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। दिल्ली सरकार के आदेश से इस अधिकार का हनन हो रहा था, लेकिन उन्होंने दिल्ली सरकार के इस आदेश को पलट दिया है।
फिर सवाल है, अगर दिल्ली के मरीजों के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों के मरीजों का इलाज भी दिल्ली में होगा तो इतने बेड्स, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने डॉक्टर्स कहां से आएंगे? इस पर अनिल बैजल ने कहा कि बेड्स की कमी नहीं होने दी जाएगी। दिल्ली के बड़े बड़े स्टेडियम्स को हॉस्पिटल की तरह तैयार करने के विकल्प पर काम हो रहा है। प्रगति मैदान, तालकटोरा स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को मेकशिफ्ट हॉस्पिटल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा इसके अलावा होटल का इस्तेमाल करने के ऑप्शन पर भी काम हो रहा है। कुल मिला के बात यह है कि हालत तो खराब है, चाहे वो दिल्ली सरकार कहे चाहे एलजी कहे। अब एलजी ने यह भी कहा कि वो केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में है, केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइस भी ले रहे हैं और उन्हें हर तरह की मदद का भरोसा भी मिला है। आज की एसडीएमए की मीटिंग में मैंने डायरेक्शंस ये दिए हैं कि ऐसी जगह भी आइडेंटिफाई की जाएं जैसे कि जहां की हम लार्ज स्केल मेकशिफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें छोटे टाइम में ही, छोटे वक्त में, जैसे कि प्रगति मैदान है, आईजीआई है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो है, त्यागराज स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वगैरह वगैरह। वी ऑल्सो प्लान टू हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स वगैरह को भी हम इस्तेमाल करें और उनमें भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है बना के तैयार करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखें कि वो ये है कि पेशेंट्स, कोविड-19 के पेशेंट्स, इनको ऑक्सीजनेटेड बेड्स की ज़रूरत होती है, जितनी आईसीयू और वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हम सब जगह कोशिश ये करेंगे कि जहाँ भी बेड बने वहाँ पे कम से कम ऑक्सीजन देने का पेशेंट को इंतज़ाम हो। अब सवाल ये है कि आखिर सच कौन बताएगा? क्या वाकई में दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है? क्या वाकई में दिल्ली में जुलाई के आखिर तक 5.5 लाख मरीज होंगे? 5.5 लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हो जाएगा? ये जानना तो जरूरी है। इसलिए इंडिया टीवी ने WHO से संपर्क किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट से साफ साफ पूछा गया कि कई देशों में जिनमें भारत के बराबर या इससे कम कोरोना के केसेस हैं, उनको कम्युनिटी स्प्रेड की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन इंडिया को WHO ने क्लस्टर ऑफ केसेस की कैटेगरी में रखा है। इसकी वजह क्या है? तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि बहुत से फैक्टर होते हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या, कोरोना के मरने वालों की फिगर एक पैमाना नहीं होती। जिन देशों को कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में रखा गया है, उनकी जनसंख्या कितनी है, यह भी देखना जरूरी है। भारत की जनसंख्या के लिहाज से कोरोना के मरीजों की संख्या कम है, बहुत कम है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से भारत को कम्युनिटी स्प्रेड की स्टेज में नहीं रखा जा सकता। So my question basically relates to the community transmission as a term itself. मेरा सवाल कम्युनिटी ट्रांसफर से जुड़ा है। 6 जून को WHO की कोरोना वायरस रिपोर्ट 137 के अनुसार 2.5 लाख केस और 7,000 मौत के बाद भी भारत को क्लस्टर केस कैटेगरी में रखा गया है, जबकि दूसरे देशों में इतने केस आने पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन बताया गया है। आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि इतने केस के बाद भी भारत को क्लस्टर केस कैटेगरी में क्यों रखा गया है? धन्यवाद। Thank you. No, I'll certainly look into that. I mean, India is one of the most populous countries in the world, so. मैंने ये चीज देखी है, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक है। अगर आप पश्चिमी देशों में कोरोना का डिस्ट्रीब्यूशन रेट और प्रति लाख आबादी पर कोरोना का अटैक रेट देखें और भारत से तुलना करें, तो छोटे देशों के मुकाबले भारत में ये रेट बहुत कम मिलेगा। पश्चिमी देशों में कोरोना का अटैक रेट बहुत ज्यादा है। भारत के अंदर राज्यों में कोरोना का अटैक रेट कैसा है, ईमानदारी से कहूं तो इस बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूं। I'm not 100% sure how India is specifically categorized at sub-national level. अब मैं आपको WHO के एक और एक्सपर्ट की बात सुनाता हूं। उनका कहना है कि कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड स्टेज में है या नहीं है, इसका पता कोई सरकार या कोई अफसर दूर बैठकर नहीं लगा सकता। असली हकीकत तो लोकल लेवल पर पता चलती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि दुनिया के तमाम देशों में कोरोना वायरस के लक्षण, उसके इफेक्ट और उसकी इंटेंसिटी, इन सब का पैटर्न अलग अलग है और बहुत अलग है। इसलिए हर देश को एक नज़र से देखना यह भी ठीक नहीं होगा।
The question about classifying where a country is within transmission. किसी देश में कोरोना का ट्रांसमिशन कैसा है या नेशनल लेवल पर हो सकता है, लेकिन ये बहुत अहम है कि हम नीचे के प्रशासनिक स्तर पर जाकर देखें, क्योंकि तभी आपको इसके उपाय करने के टारगेट मिलेंगे कि कहाँ किस चीज की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कि कौन से उपाय किए जाएं, बल्कि उन उपायों को कितना लागू किया जाए यह संक्रमण के स्तर से भी पता चलता है। हम जानते हैं कि बहुत से देशों में, बल्कि ज्यादातर देशों में वायरस हर जगह एक जैसा व्यवहार नहीं कर रहा। आपके यहाँ हॉटस्पॉट हो सकते हैं जहाँ वायरस बहुत तेजी से फैल सकता है। कुछ इलाकों में इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज हो सकती है। Super spreading events, these increased or amplified transmission in specific settings, whether it's long-term facilities or whether it's expatriate dorms. अब सवाल ये कि दिल्ली सरकार क्यों कह रही है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, जबकि केंद्र सरकार और WHO इसको मना कर रहे हैं, इसको मानने को तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है इसके पीछे सियासत है। दिल्ली में हालत तो खराब है, लेकिन इस खराब हालत की जिम्मेदारी कोई अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, इसलिए एडवांस में बयानबाजी हो रही है। जब से कोरोना का संकट आया है, यह बात सही है कि अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा, और जो भी मोदी की सरकार ने कहा वो उन्होंने माना, और इस बात को बार बार कहा कि हम केंद्र सरकार की हर बात मानेंगे। कई बार उनसे यह भी पूछा गया केंद्र सरकार ने पैकेज में दिल्ली को कम क्यों दिया। कभी ये पूछा गया कि बीजेपी के नेता दिल्ली की सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल ने हर बार यही कहा कि वो केंद्र सरकार से संतुष्ट है, किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पार्टी के लोगों से भी कहा कि इस तरह की क्रिटिसिज्म को इग्नोर कर दें। लेकिन कल जब एलजी ने दिल्ली के हॉस्पिटल्स में बाहर के लोगों को एडमिट करने का ऑर्डर पास कर दिया, उससे केजरीवाल काफी परेशान दिखाई दिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हुआ। केजरीवाल को और उनके साथियों को लगता है कि एलजी ने यह फैसला बीजेपी के दबाव में लिया, और वो ये बात साफ साफ कह भी रहे। उनका कहना है कि दिल्ली में जो बीजेपी के नेता है वो चाहते हैं दिल्ली सरकार कोरोना के टेस्ट में फेल हो जाए, कोलैप्स हो जाए, ताकि बीजेपी को पॉलिटिकली फायदा हो। अब सवाल है कि क्या वाकई में दिल्ली में कोरोना इतनी तेजी से फैलेगा जैसा मनीष सिसोदिया और उनके साथियों ने कहा है? अगर ये सही है कि कोरोना काबू से बाहर है, तो फिर दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों को कैसे परमिशन दी जा सकती है? इसका जवाब एलजी को देना है। और अगर कोरोना काबू में है, तो फिर दूसरे राज्यों से मरीज दिल्ली में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इसका जवाब केजरीवाल को देना है। मैंने कई डॉक्टर से बात की, एक्सपर्ट से बात की, कोई भी ये नहीं कह सकता, कोई भी दावे से ये नहीं बता सकता कि कोरोना के केसेस किस रफ्तार से बढ़ेंगे। कोई नहीं कह सकता कि 31 जुलाई तक वाकई में दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना के इन्फेक्टेड लोग होंगे। कोरोना का पीक कब आएगा, ये भी कोई नहीं कह सकता। कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है, ये भी कोई साफ साफ नहीं बताता, क्योंकि कोरोना एक नया वायरस है, इसको कोई हिस्ट्री नहीं है। अलग अलग देशों में इसने अलग तरह से बिहेव किया है, अलग अलग शहरों में इसने अलग तरह से बिहेव किया है। सूरत में अलग तरह से, इंदौर में अलग तरीके से, भोपाल में अलग तरीके से, भीलवाड़ा में अलग तरीके से, मुंबई में अलग तरीके से। तो इसलिए दावे से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तैयारी हर लेवल की करनी होगी। चाहे स्टेडियम्स को कन्वर्ट करने का सवाल हो, चाहे वो रेलवे के जो डिब्बे हैं उनको हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करने का तैयार हो। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, लॉकडाउन का इतना लंबा समय तो इसीलिए मिला था कि तैयारी कर ली जाए। लेकिन इफेक्ट है कि दिल्ली में राज्य सरकार ने और दिल्ली में चाहे केंद्र सरकार ने दिल्ली को लेकर तैयारी पूरी तरह से नहीं की। आज तो जरूर बात हो रही है कि यह सब किया जाएगा। अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो लड़ने की तैयारी अभी तो नहीं है। और आज दिल्ली से कोरोना को लेकर 2 और खबरें आई। एक अच्छी खबर जिसने लोगों को राहत दी होगी, और दूसरी खबर जिसने लोगों को परेशान किया होगा। अच्छी खबर वो है जिसने कल लोगों को चिंता में डाल दिया था, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को लेकर। आज केजरीवाल का टेस्ट हुआ, कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केजरीवाल को कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है। केजरीवाल को 2 दिन से हल्का फीवर था, गले में दर्द था,
इसलिए वो सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। आज सुबह कोरोना टेस्ट हुआ, शाम को रिपोर्ट आई जो नेगेटिव निकली। लेकिन अच्छी खबर के साथ साथ एक बुरी खबर भी दिल्ली से आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अब बीजेपी के लीडर है और उनकी मदर दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सिंधिया को फीवर था, खांसी थी, इसलिए उन्होंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सिंधिया का और उनकी मदर का इलाज फिलहाल मैक्स साकेत में चल रहा है। हालांकि सिंधिया पिछले 2 महीने से पब्लिक में नजर नहीं आए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। कुछ दिन पहले जब मास्क लगाए हुए सिंधिया ने अपना वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया था तो मुझे भी सिंधिया को देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था। वो इस तरह की दाढ़ी मूंछ बढ़ाए हुए कभी देखे नहीं थे, लेकिन कोरोना के चक्कर में उनका हुलिया बिल्कुल बदल गया। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कोरोना महामारी के संकट के समय हम सबको पूरी सतर्कता और सावधानी से रहना होगा, जिसके लिए अगर हमें घर से निकलना भी है तो बिना मास्क के कतई ना निकलें। हमारे आसपास शहर हो या गांव के लोगों को भी मास्क लगाने के लिए हम लोग प्रेरित करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और प्रधानमंत्री जी एवं विशेषज्ञों की सलाह अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम लोग पालन करें। अब सवाल है कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स का क्या हाल है। कल हमने आपको एम्स का, गंगाराम हॉस्पिटल का हाल दिखाया था। आज हमारे संवाददाता पवन नारा ने दिल्ली के कुछ और हॉस्पिटल्स का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि दिल्ली के 9 सरकारी हॉस्पिटल्स और 74 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोरोना पेशेंट के लिए बेड रिजर्व करने को कहा गया है। यह बड़ा फैसला है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इलाज तभी कर रहे हैं जब वहां आने वाले मरीज का कोरोना टेस्ट हो गया हो। अब मुश्किल है कि जब दूसरी बीमारियों के शिकार लोग हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल उनका इलाज नहीं कर रहे। यानी जिन लोगों को कोरोना नहीं है, अगर वो इलाज कराना चाहें तो दिल्ली में उनके लिए बड़ी मुश्किल है। कोविड हॉस्पिटल्स को उनका इलाज करने की परमिशन नहीं है। आज पवन नारा दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल में गए थे। ये ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के अंडर आता है। कुछ दिन पहले इसे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन मरीज कहां जाएं? पवन को आज यहां ऐसे बहुत सारे मरीज मिले जिन्हें कोरोना का इन्फेक्शन नहीं है। ये लोग दूसरी बीमारियों के शिकार हैं। इनका इलाज पहले से इसी हॉस्पिटल में हो रहा था, जीटीबी हॉस्पिटल में, लेकिन अब हॉस्पिटल इनका इलाज करने से इनकार कर रहा है। ये लोग कहां जाएं? आज पवन नारा जब हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो रहे थे तो गेट के पास ही उन्हें 2 ऐसे मरीज मिले। 20 साल के केशव को थैलीसीमिया है, उन्हें हर महीने खून की जरूरत होती है। पहले हॉस्पिटल से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा। इसी तरह 18 साल की नगमा का टाइफाइड का इलाज चल रहा था, लेकिन अब डॉक्टर्स उन्हें अदालतों की तरह डेट पर डेट दिए जा रहे हैं। केशव हमारे साथ हैं, कोविड नहीं है, लेकिन यहाँ जीटीबी अस्पताल में इनका थैलेसीमिया का इलाज चलता था। हर महीने इन्हें खून चढ़ता है। 20 साल की उम्र है, 8 महीने के बाद से लगातार इनको खून चढ़ता रहा है। अब ये कोविड अस्पताल होने की वजह से इनका इलाज नहीं हो पा रहा है। कहाँ जाने के लिए आपको कहा गया है? क्या कहा गया? यहाँ से कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ से कहा गया है कि आप कहीं पे भी अपना ट्रीटमेंट करवा लो, जो भी जैसा होता है। बाहर प्राइवेट नर्सिंग होम में 2000-2500 अलग अलग चार्जेस मांग रहे हैं। बस यहाँ से कह रहे हैं कि हम ब्लड दे सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि ब्लड लेके जाएं और कहीं और चढ़वा लें? सर 2000-2500 रुपये हम जब मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है अभी इस टाइम पे। कहाँ से हम 2000-2500 रुपये करें? प्राइवेट अस्पताल 2-2.5 हज़ार रुपये से कम नहीं चढ़ा रहे। और हर महीने आपको खून चढ़ा? हर महीने चढ़ना है, 20 दिन 25 दिन पे। तो कितने दिन ड्यू हो गए आपकी? 3 तारीख की डेट थी, आज 9 तारीख है। तो इनका 6 दिन ड्यू हो चुके हैं, ब्लड नहीं चढ़ पाया है, इनके पास पैसे नहीं हैं कि वो बाहर प्राइवेट अस्पताल में खून चढ़वा सकें। तो ऐसा नहीं किसी प्राइवेट अस्पताल में, आसपास के अस्पताल में किसी डॉक्टर को आप रिक्वेस्ट कर लो? वो भी मना कर रहे हैं। वो क्या नाम, ऐसे नहीं कर सकते हम। मतलब हमारे पास में एक केयर एंड क्योर क्लिनिक है, डॉक्टर गोपाल झा,
उनसे भी बात करी, उन्होंने कहा आप जीटीबी में ही पता करो, वहीं पे कुछ करेंगे, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आपको परेशानी आ रही है? मेरी ये है कि पहले तो मैंने एक्सरे करवाया था, पहले तो रिपोर्टें चल रही थी, मुझे टाइफाइड था, खांसी थी, बुखार थे, ये सब चल रहे थे 3 महीने से। फिर 3 महीने बाद डॉक्टर में वहीं में दिखा रही थी अपने मेडिकल वहाँ पर, तो एक्सरे लिखा था। एक्सरे लिखने के बाद थोड़ा सा धब्बा आया था, तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल आई, 2 महीने से चक्कर काट रही हूँ। जब भी इन्होंने दवाई नहीं दी, जब भी एक्सरे रिपोर्ट करवाते गई, तबीयत इतनी खराब है, तबीयत बहुत खराब है। सुबह शाम 3 बार, कम से कम 3-4 बार उल्टियाँ होती है। और तो अभी क्या आपका सिटी स्कैन की डेट दी है मुझे, 9 के बाद आपको मिली थी? ये कम से कम 22 दिन बाद मिली है ये डेट। तो 9 तारीख इनकी सिटी स्कैन की जांच थी, क्योंकि अब ये कोविड हॉस्पिटल है तो इनकी जांच नहीं हो पा रही है। इस तरह से भी बहुत सारे मरीज भटकते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं, जिन्हें सरकारी अस्पताल को कोविड में बदलने की वजह से जो बाकी बीमारियों के मरीज हैं उन्हें परेशानी आ रही है। ऐसे बहुत सारे मरीज दिल्ली में हैं जिनका सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा था, लेकिन आज उन हॉस्पिटल्स में कोविड के मरीज हैं। हालांकि हॉस्पिटल ने सोच समझकर फैसला किया है, जो कोविड के हॉस्पिटल हैं वहाँ नॉर्मल लोग जाएंगे, उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा और ज़्यादा है। लेकिन ये मरीज भी कहाँ जाएं? इसका इलाज किसी ने नहीं सोचा। हमारे संवाददाता पवन नारा जब आगे बढ़े तो उन्हें कुछ और मरीज मिले। इनमें से कुछ कोविड पेशेंट के रिलेटिव थे। उन्होंने दिल्ली के हॉस्पिटल में बद इंतजामी की शिकायत की। एक शख्स ने कहा कि उनकी मां को कोरोना है, वो राजीव गांधी हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन बेड से नीचे गिर गई, हाथ की हड्डी टूट गई। अब हॉस्पिटल ने कहा कि यहां हड्डी के डॉक्टर नहीं है, इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए। इसी तरह एक कोरोना सस्पेक्ट के रिलेटिव ने बताया कि यहां टेस्ट नहीं हो रहे, अब वो ना प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं हो रहा। मेरी माता जी का नाम प्रेमलता है, उनको हम कोरोना के इलाज के लिए राजीव गांधी में लेके गए थे। अब वहाँ ठीक से उनका ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से वो बेड से गिर गए हैं। अब वो कह रहे हैं इनको हाथ की चोट से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिस वजह से ये सांस नहीं ले पा रहे हैं। पहले हड्डी का ट्रीटमेंट हो जाएगा तो इनको सांस लेने में भी आसानी होगी। तो उन्होंने कहा हमारे पास हड्डी के डॉक्टर का इलाज नहीं है, आप जीटीबी में पता कीजिए। यहाँ पे पता कर रहे हैं तो यहाँ कह रहे हैं हम सिर्फ कोरोना का इलाज करेंगे, हड्डी का इलाज अभी नहीं होगा। तो हम बड़े मजबूर हैं, बताइए क्या करें। माता जी 71 एज है। 71 एज है। कहा जा रहा है कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जहां हो वहां इलाज करवाइए। यहाँ जीटीबी अस्पताल भी इनकार कर रहा है कि यहाँ सिर्फ कोविड का इलाज हो रहा है। इसके बाद कहाँ जाने का सोचा है? हमने मेट्रो हॉस्पिटल ले जाने का सोचा था। अब उन्होंने भी कहा है कि ऑर्थोपेडिक हमारे यहाँ पे आ नहीं रहे हैं, तो आप हमारे यहाँ पे पेशेंट को मत लेके आइए। कोविड मना कर रहे हैं। कोविड के लिए तो उन्होंने कहा था ले आइए, लेकिन जब उनको पता चला हड्डी टूट गई है तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ मत लेके आइए, हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक अभी आ नहीं रहे। मैक्स में बात कीजिए, मैक्स में पेशेंट अभी फुल है, वहाँ पे कोई बेड खाली नहीं है। टेस्ट को लेकर क्या कहा गया? सर टेस्ट के लेके अभी तक उन्होंने करा नहीं, और ये कह रखे कि 28 तारीख से ना टेस्ट बिल्कुल बंद है, और जो पॉजिटिव है और जो नेगेटिव है सबको ना एक ही जगह रख रखा है, और अंदर बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं हो रही। किस सिम्टम के साथ आए थे और क्या दिक्कत थी? भैया दिक्कत बस ज़्यादा नहीं है, बस सांस में लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बाकी वहाँ पे नीचे एक छोटी सी मशीन से चेक भी कर रहे थे, उसमें ना उन्होंने कहा वो नहीं है, कोरोना नहीं है, ठीक है। उसके बाद भी वहाँ पर अब ऐसी जगह रख दिया, उन्होंने कहा कि ब्लड टेस्ट करा, उसके बाद बोल रहे कि ये कोरोना का वो रखा है। जब तक एक भी मरीज इस बात के लिए परेशान है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा, उसका इलाज नहीं हो पा रहा, उसके पास इनफ पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज करा सके, तब तक सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जीटीबी हॉस्पिटल में आप हैरान हो जाएंगे, कुछ लोग इसलिए परेशान मिले कि वहां पर डेड बॉडीज को हैंडओवर करने में डिले हो रहा है। हॉस्पिटल कोविड सस्पेक्ट क्रिटिकल मरीजों को एडमिट कर रहा है, लेकिन कुछ केस ऐसे आए जिनमें पेशेंट की मौत हो गई, लेकिन कोरोना टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया। अब हॉस्पिटल बिना रिपोर्ट के डेड बॉडी सौंप नहीं रहा। ऐसे में जो रिश्तेदार हैं, जो बॉडी लेने के लिए आए हैं, वो परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ प्रमोद जी हैं, इनके एक रिश्तेदार की डेथ हो गई है। अब ये बॉडी के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनका कोरोना रिजल्ट नहीं आ पाया। सर क्या हुआ, क्या मामला है? एक्चुअली उनकी तबीयत ख़राब थी, फीवर आया था पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे ले आए। पहले तो 2 दिन पहले आए तो आई वॉज नॉट देयर, तो एडमिशन किया ही नहीं और बोल दिया निमोनिया है और उनको वापस भेज दिया। आफ्टर नेक्स्ट डे आई केम
और फिर मैंने यहाँ पे रात को 3 बजे तक एडमिशन कराया। एट दैट टाइम बेड वाज नॉट अवेलेबल। पहले तो उन्होंने बोला कि इनको हम RML रेफर कर रहे हैं, पर थोड़ा सा फिर गर्मा गर्मी सी हुई, डॉक्टर से मैंने रिक्वेस्ट भी करी, फिर उन्होंने फाइनली यहाँ पे एडमिशन करने के लिए बात बोल दिया। उसके बाद उन्होंने एडमिशन कर लिया, बट उनकी कंडीशन लगातार डिटोरिएट ही हो रही थी। उन्होंने फिर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद आज सुबह वो एक्सपायर कर गए। उसके बाद फिर मैं लगातार सुबह से यहाँ घूम रहा हूँ, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर, नोबडी इज लिसनिंग। जो वहाँ पे वार्ड में डॉक्टर थे, दिक्कत ये आ रही है कि डॉक्टर फोन रिपोर्ट से ही कह रहे हैं। रिपोर्ट अभी मैंने डॉक्टर प्रतिमा से बात करी थी, यहाँ पे इंचार्ज को डॉक्टर शरद, उन्होंने बोला डॉक्टर शरद आपकी रिपोर्ट देंगे। मैंने उनसे बात करी, उन्होंने किसी डॉक्टर अभिषेक का नंबर दे दिया। मैंने डॉक्टर अभिषेक से बात करी, वो कह रहे हैं वो डॉक्टर आपको घुमा रहा है। वो एक्चुअली क्या है कि वो मैं एक मेरा देखता ही नहीं हूँ मैं। बॉडी क्यों नहीं बनवाएगा? वो रिपोर्ट मांग रहे हैं ना, रिपोर्ट तो चाहिए कि नहीं कि अब मैं बॉडी ले जाऊँ, सपोज वो पॉजिटिव है या नहीं है, अब मेरे को बॉडी कहाँ ले जानी है, उसका क्या प्रोसेस है, कुछ नहीं पता यहाँ पे। रिपोर्ट कब तक आएगी? कुछ नहीं, रिपोर्ट का भी उन्होंने ऐसा बताया, फ्राइडे सैंपल लिया था, उसके बाद इनको लैब्स नहीं मिले कहीं भी। इन्होंने राजीव गांधी में भेज दिया, वहाँ पे डिनाई कर दिया। उसके बाद मेरे को बोल रहे हैं कि वो सैंपल NG थे। उसके बाद इन्होंने दूसरे लिए नहीं लिए, वी डोंट नो। मैंने बोला जब NG थे तो आपने बताया क्यों नहीं? हम लगातार रिपोर्ट्स के लिए फॉलोअप कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं मैंने आज भी 50 सैंपल भेजी है, मैं उनमें चेक करूंगी उनका नाम अभी भी है या नहीं, और कल 50 भेजूंगी। तो इस तरह से इनके फादर इन लॉ की डेथ हो चुकी है, और अब ये उनका शव इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोरोना रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि जब तक कोरोना रिपोर्ट नहीं होगी उनके अंतिम संस्कार का प्रोसीजर डिसाइड नहीं किया जा सकता। हर आदमी की अलग तरह की परेशानी है, और हर परेशानी इतनी दर्दनाक है कि सुनकर तकलीफ होती है। पवन नारा ने हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से बात की तो ये मामला तो सॉल्व हो गया उनकी कोशिश से। डेड बॉडी परिवार को हैंडओवर भी कर दी गई, लेकिन GTB के मॉर्चरी इंचार्ज ने बताया कि अब अस्पताल में लाशों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक दिन में कई डेड बॉडीज क्लियर करनी पड़ती हैं, इसलिए टाइम लग जाता है। डॉक्टर शरद, हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी मॉर्चरी में कितने शव हैं और कितने शव दिए जा चुके हैं? हमारे पास सुबह से 22 डेड बॉडीज़ थी, जिनमें से हमने अभी तक 14 को दे दिया है। 14 अटेंडेंट्स को हमने डेड बॉडीज़ दे दी हैं उनकी। अभी हमारे पास 8 डेड बॉडीज़ हैं, जिनके अटेंडेंट्स को हमने सबको फ़ोन करके बोल दिया है कि वो आके अपनी डेड बॉडीज़ ले सकते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई कोविड के एक स्केयर की वजह से डेड बॉडी नहीं लेने आ रहा है, या उनका कोई संपर्क सूत्र नहीं होता? हाँ, ऐसा भी होता है कि जैसे किसी ने अपना फ़ोन नंबर हमें नहीं दिया है, जिससे हम संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो हम उसकी विदिन 24 आवर अगर हम नहीं कर पाते हैं उससे कांटेक्ट, तो हम वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस को एक रिटन लेटर दे देते हैं कि उसके अटेंडेंट को ट्रेस आउट करने के लिए, तो वो वहाँ से कांटेक्ट करके और उसके अटेंडेंट को बुला देते हैं। क्या कभी ऐसा भी हुआ किसी ने शव लेने से इनकार कर दिया हो कोरोना के डर की वजह से, क्योंकि इस वक्त ये देखा गया? एक बार एक अटेंडेंट ने नहीं लिया था, कई दिन पहले की बात है, वो हमारे यहाँ से एक अटेंडेंट ने नहीं लिया था, तो उसका दाह संस्कार हमने फिर NGO वगैरह से कह के वो करवाया था। क्या कहा गया था अटेंडेंट की तरफ से? उन्होंने मना कर दिया था कि मैं लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ, मैं नहीं आ सकता, मैं बॉम्बे में हूँ, मैं, जबकि परमिशन भी मिल रही थी, लेकिन उसके अटेंडेंट वगैरह ने नहीं आए थे वो लेने के लिए। लेकिन एक दूसरा सवाल भी है, क्या इस हॉस्पिटल में बेड्स कम हैं, वेंटिलेटर कम है, मरीजों को लौटाया जा रहा है? पवन नारा ने GTB के मेडिकल डायरेक्टर से पूछा। सुनील कुमार ने कहा कि हॉस्पिटल में बेड्स हैं और वेंटिलेटर भी हैं, दोनों की कमी नहीं है, और जहां तक मरीजों को वापस लौटाने की बात है, इतना ज़रूर है कुछ केसेस में गलतियां हुई हैं, प्रॉब्लम हुई है, लेकिन 80% मामले ठीक से हैंडल हो रहे हैं। मेरे अस्पताल में अभी मेरे पास 1500 बेड्स हैं। फॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि भी मेरे पास अभी, चूँकि मेरा अस्पताल अभी कोविड हुआ है, तो मेरे पास ऑक्यूपेंसी बहुत कम है, और मेरे पास बेड्स अभी अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। जो संख्या लिमिट करती है, वो संख्या लिमिट करती है हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट्स की या वेंटिलेटर्स की, क्योंकि नॉर्मली अमूमन किसी भी अस्पताल में 10 से 15% बेड्स जो होते हैं वो ICU के होते हैं। तो इस महाआपदा के चलते हुए हम 10 से 15% की जो ICU की कैपेसिटी होती है, जो नॉर्मल होती है, उसको हम बढ़ाने की हर भरसक प्रयास कर रहे हैं। टॉप क्लास वेंटिलेटर्स होते हैं, या इनको कहा जाए कि जो बेड साइड वेंटिलेटर्स होते हैं, वो हमारे पास करीब 40-45 हैं। इसके अलावा मेरे पास ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स भी हैं,
अच्छा, इनमें ये है कि भी हमारे पास 10 से 15 वेंटिलेटर्स जो हैं हमारे बच्चों के लिए होते हैं, निकू या जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप के होते हैं। तो एडल्ट्स के लिए हमारे पास फ़िलहाल सफिशिएंट मात्रा में वेंटिलेटर्स हैं। हम सभी मिलाकर के कह सकते हैं कि करीब एडल्ट्स के लिए हमारे पास 80 वेंटिलेटर्स हैं। बाहर जो हम लोगों से बात कर रहे थे उनकी शिकायत ये है कि पेशेंट केयर नहीं है। आप एडमिट तो कर लेते हैं, उसके बाद पेशेंट केयर सफिशिएंट नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज दिन रात मेहनत करते हैं और ये हमारे लिए बड़ा ही डीमोरलाइजिंग है कि हमारे ऊपर हम अपना बेस्ट करते हुए भी हमारे ऊपर इस तरह से एक तरह से एलिगेशंस या एक तरह से ये कहा जाता है कि ये आप में कमियां हैं। हो सकता है कि किसी को कोई शिकायत हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि, लेकिन अमूमन हमारी जो हमारी सर्विसेज हैं 70 से 75% सेटिस्फैक्ट्री, 80% तक सेटिस्फैक्ट्री होती हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि हमारे पास जो शिकायतें होती हैं वो एक्चुअली बहुत कम होती हैं और वो उसमें मैं उनको नकार तो नहीं सकता हूँ, उनकी वो हम ये कोशिश करनी चाहिए कि वो हम उसको 100% कर सकें सेटिस्फैक्शन लेवल। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा, दिल्ली में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कोरोना का इलाज होता है वहां सारे के सारे बेड फुल हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं उनका हाल आपको दिखाई हम रहे हैं। ये जीटीबी दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, इसे कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है, 1500 बेड है, लेकिन सिर्फ 120 पेशेंट हैं, 1380 बेड खाली पड़े हैं। आप सोचेंगे, आप एक तरफ तो दिल्ली में लोगों को इलाज के लिए बिस्तर नहीं मिल रहे, बेड नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ 1380 खाली है। बात यह है कि लोगों को शिकायत है सरकारी हॉस्पिटल से, लोगों को भरोसा नहीं है सरकारी हॉस्पिटल पर। लोग समझते हैं कि यहाँ ठीक से इलाज नहीं होता और वाकई में सरकारी हॉस्पिटल से मरीजों को फैसिलिटीज तो नहीं है। सरकार का दावा है कि बहुत सारे इंतजाम किए हैं, लेकिन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल पर भरोसा है और ऐसी शिकायतें सिर्फ दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं है। एक दूसरा शहर जहां पर कोरोना के केसेस अबंडेंस में हैं, जबरदस्त हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, मुंबई है और मुंबई में भी लोग बहुत परेशान हैं। दिल्ली के कुछ केसेस हमने आपको दिखाए थे कि कैसे डेड बॉडी न मिलने से लोग परेशान हैं। मुंबई में तो कोरोना से मरने वालों की लाशें गायब हो रही हैं। हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली। इसकी बहुत सारी डिटेल्स मेरे पास में है, हैरान करने वाली रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उससे पहले 25 सेकंड का एक स्पॉन्सर मैसेज। मैं देखता हूँ सुखेगा क्या। फोन लगा रहा पट्टा किसी को। तुम्हारे लिए फोन है, बोल दे किसी को। लोगों के घर में झांक ना छोड़िए मखीजा। अरे पेंटिंग करा रहा है इस टाइम पे। हाँ, तू भी अपने घर में सेफ पेंटिंग करा ले, शूटिंग के लायक होगा तेरा घर। एशियन पेंट्स सेफ पेंटिंग सर्विस, मिस्ड कॉल दें 80504 80504 पे। मुंबई के हॉस्पिटल से लाशें गायब हो रही हैं। कोरोना के पेशेंट जब मर जाते हैं उसके बाद उनको ढूंढना मुश्किल होता है। मुंबई के कांदिवली इलाके में बीएमसी का शताब्दी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना के एक बुजुर्ग पेशेंट की लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। हमारे संवाददाता अतुल सिंह ने इस खबर की जांच की, असलियत पता लगाने की कोशिश की और अतुल सिंह का कहना है कि 80 साल के विट्ठल मूले को उनके परिवार ने 6 जून को यानी शनिवार को बीएमसी के शताब्दी हॉस्पिटल भर्ती कराया था। कोरोना टेस्ट हुआ, मंडे को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बार बार परिवार वाले पूछते रहे, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। कल सुबह हॉस्पिटल की तरफ से विट्ठल के परिवार वालों को बताया गया कि विट्ठल मूले हॉस्पिटल से गायब है, हॉस्पिटल में नहीं है और सुबह विट्ठल की लाश बोरीवली स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिली। मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया 8:30 बजे कि
वो हॉस्पिटल से मिसिंग है, अब 20 मिनट से बेड पे नहीं है करके। तो मैंने सब छानबीन चालू कर दिया, मैंने CCTV फुटेज चेक किया, वहाँ के आजू बाजू वाले पेशेंट से बात किया, तो उन्होंने बोला कि 5 बजे से बेड पे है ही नहीं, सुबह 5 बजे से बेड पे है ही नहीं। तो ये शताब्दी हॉस्पिटल की लापरवाही है कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि कोविड का पेशेंट कोविड सेक्शन से बाहर कैसे जा सकता है। पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, तो पता भी नहीं था क्योंकि उन्होंने लावारिस करके सेव करके रखा था। और बाद में हम लोग को ऐसे पता चला कि वो डेड बॉडी हम लोग के फैमिली मेम्बर की ही है, लेकिन शताब्दी हॉस्पिटल ने हम लोग से छुपाया कि एक्चुअली वो 5 बजे निकले और डेथ हो गई थी उनकी 7 साढ़े 7 बजे, और वो बॉडी है वो शताब्दी हॉस्पिटल में ही पहुंच गई थी। लेकिन उन लोग ने हमसे छुपाया ये बात और हमने उनको संभाल के रखा। और वहाँ पे 20 मिनट के बाद 8:30 बजे वहाँ से सुबह फ़ोन आता है कि आपका पेशेंट मिसिंग है करके। अतुल सिंह ने शताब्दी हॉस्पिटल के अफसरों से पूछा कि विट्ठल कैसे गायब हुए। हॉस्पिटल तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन BMC की मेयर ने हॉस्पिटल की लापरवाही को माना। किशोरी पेडनेकर ने कहा कि वो खुद नर्स रही हैं, वो समझ सकती हैं इस तरह लापरवाही कैसे होती है, हॉस्पिटल स्टाफ की गलती होती है। लेकिन उनका कहना है कि इसमें ज्यादा दोष हॉस्पिटल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स का है। एक तो लापरवाही जो हुई है हम वो रिफ्यूज नहीं कर रहे, लेकिन लापरवाही महानगर पालिका का जो सिस्टम है उन्होंने नहीं, लापरवाही जिसको हमने एजेंसी दी ईगल उनकी लापरवाही है। क्योंकि 10-12 बजे तक पेशेंट बेड पे है, मैं भी एक सिस्टर हुई है, तो मुझे एक पेशेंट, बहुत से पेशेंट ऐसे रात को, एक तो ओल्ड एज के लोगों को नींद नहीं आती है तो उठते हैं, पानी पीते हैं, बाथरूम जाते हैं, घूमते हैं। अपना महानगर पालिका में एक सिस्टर का जो अनुमान रहता है कितने पेशेंट होना चाहिए उसके 10 गुना पेशेंट रहते हैं। लेकिन जिसको एजेंसी अपॉइंट की वो लोगों की ड्यूटी ऊपर भी थी कोविड-19 के बाहर। आज हमने उनकी प्रेजेंटी देखी तो फुल है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक तो एजेंसी झूठ बोल रही है और आज का आज एजेंसी को टर्मिनेट करो, उनके ऊपर पुलिस का FIR दर्ज करो। कांदीवली के BMC हॉस्पिटल से तो ये जिंदा इंसान गायब हुआ, लेकिन मुझे पता चला कि मुंबई के हॉस्पिटल्स में कम से कम 6 लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडीज गायब हैं। राजावाड़ी हॉस्पिटल से एक मरीज की डेड बॉडी 5 दिन से गायब है। परिवार के लोग रोज सुबह हॉस्पिटल आते हैं, उन्हें 4 से 5 डेड बॉडीज दिखाई जाती हैं। और दुख की बात है कि अब तक परिवार 17 से 18 डेड बॉडीज को देख चुका है, लेकिन 27 साल के महराज की बॉडी नहीं मिली। महराज को 3 जून को राजावाड़ी हॉस्पिटल लाया गया था। कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला किया था। हॉस्पिटल पहुंचने तक गंभीर रूप से घायल महराज का काफी खून बह गया था और फिर उसकी मौत हो गई। राजावाड़ी हॉस्पिटल ने परिवार को अब तक डेड बॉडी नहीं दी है। हॉस्पिटल का कहना है कि पहले कोरोना का टेस्ट होगा, रिपोर्ट आने के बाद डेड बॉडी परिवार को सौंपी जाएगी। 2 दिन बाद बताया गया कि महराज की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट नेगेटिव है, परिवार वाले आकर बॉडी ले जाएं। लेकिन जो रिपोर्ट दी गई वो 65 साल के शख्स की थी। परिवार ने यह बात हॉस्पिटल को बताई तो 6 जून को आने को कहा। तब से अब तक महराज की बूढ़ी मां, बहन और महराज का भाई डेड बॉडी के लिए कभी हॉस्पिटल तो कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस केस हुआ, पुलिस आई, पुलिस अपनी कस्टडी में ली और उसके लेने के बाद में बोले पोस्टमार्टम के बाद में आपको हैंड ओवर किया जाएगा, बॉडी दिया जाएगा। फिर दूसरे दिन सुबह में बोला गया आप आधार कार्ड लेके आइए, उनका कोरोना टेस्ट होएगा। हम लोग लेके आए आधार कार्ड, कोरोना टेस्ट के लिए गए, लेके गया और फिर दूसरे दिन हमारे को बॉडी नहीं मिली। फिर हम सुबह में भी आए, शाम में भी आए तो बोले रिपोर्ट नहीं आई है। फिर उसके बाद में 4 तारीख को हम जब बॉडी के लिए आए तो रिपोर्ट हमें वहाँ से मिली, तो उसमें रिपोर्ट लेके जाके हम आगे दिखाए डॉक्टर को, तो बोला गया इसमें 65 साल उम्र है, ये रिपोर्ट नहीं है, गलत रिपोर्ट मिली। फिर उसके बाद में हम 5 तारीख तक के हम दौड़ते ही रहे। फिर 6 तारीख में हमें फ़ोन आता है कि आप MOR से हम आपके भाई को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो उसमें हम हॉस्पिटल आए तो बॉडी वहाँ पे मिसिंग थी, बॉडी नहीं मिल रही थी।
तो हमें सुबह से शाम तक के 7 बजे तक के यही बोला गया कि बॉडी मिल जाएगी, रखा गया है बॉडी मिल जाएगी। हमारे घर से भी लोग किट पहन के अंदर उन्हीं के साथ में गए, 17-18 बॉडी थी, उसे भी हमने चेक करे, वहाँ पर बॉडी नहीं मिली। आज का 7वां दिन है, हम लोगों को यही बोला जा रहा है कि महाराज को कोरोना हो गया है, उसका रिपोर्ट आने के बाद ही आपकी बॉडी मिलेगी। हम लोग को यही बोल के भेजा जा रहा है। जुम्मा के दिन हम लोगों को बोला गया कि संडे के दिन 11 बजे आइए और आपके महाराज की बॉडी लेके जाइए। हम लोग संडे के दिन सुबह 9 बजे से शाम में 6 बजे तक यहाँ पर बैठे इंतज़ार करे, मगर मेरे बच्चे की बॉडी ये लोगों ने नहीं दिए। उसके बाद शाम में 7 बजे बोल रहे हैं कि आपके बच्चे की बॉडी गायब हो चुकी है। बताइए अब हम क्या करें? आप सोचिए, इन लोगों का क्या कसूर है, क्या गुनाह है? इनके बच्चे की शव भी इन्हें नहीं मिल रहा है। इलाज होना तो दूर, ठीक होना तो दूर। और ये सिर्फ अकेला ऐसा केस नहीं है। बीएमसी के एक और हॉस्पिटल का कारनामा आपको दिखाता हूं। बीकेसी हॉस्पिटल में ऐसी लापरवाही हुई जिसे माफ नहीं किया जा सकता। एक बुजुर्ग महिला को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर इस महिला को साइन हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन परिवार वालों को नहीं बताया गया। साइन हॉस्पिटल में इस महिला की मौत हो गई और हॉस्पिटल ने परिवार वालों को बिना बताए लाश पुलिस को सौंप दी। पुलिस लाश को लावारिस मानकर इसका अंतिम संस्कार करने जा रही थी, लेकिन एक नर्स ने बहुत गुजारिश करने पर परिवार को बता दिया कि बुजुर्ग महिला की लाश पुलिस को सौंप दी गई है। अगर इस नर्स का दिल न पिघलता, ये संवेदनशील न होती, परिवार वालों को न बताती, तो शायद इस बुजुर्ग महिला की लाश लावारिस के तौर पर जला दी जाती और परिवार वालों को राख भी न मिलती। उनको एडमिट कराया मॉर्निंग को, बट उन्होंने बोला कि यहाँ पर इनकी हालत ज़्यादा सीरियस है, कि इनको आईसीयू प्लस वेंटिलेटर चाहिए जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अब वहाँ से इनको लेके जाइए। फिर वहाँ से मैंने बीएमसी में कॉल किया, वहाँ पर बेड के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया वहाँ से, बट बेड तब तक अवेलेबल नहीं हुआ था। फिर 10 बजे मुझे बताया गया कि आप एम्बुलेंस आपकी अरेंज हो पाई है तो उनको आप शिफ्ट कर लीजिए। तो मैंने बोला कि एम्बुलेंस अब तक है नहीं अवेलेबल। मैंने बेड के लिए रजिस्टर किया हुआ, जैसे ही मिलेगा आपको मैं कॉल करूँगा सामने से। तो उसके बाद उनका कॉल आना बंद हो गया बीकेसी कोविड केयर सेंटर से। उन्होंने शिफ्ट किया, शिफ्टिंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे दी नहीं गई। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से बाहर बोला भी था कि कैसा है, मेरी नानी बोल नहीं पा रही है, तो एटलीस्ट मुझे इनसे बात करने दिया जाए कि उनको कहाँ शिफ्ट कर किया जा रहा है, डॉक्टर से मिलने दिया जाए। तो क्या बोले, आप बाहर ही खड़े रहो गेट के, आप देखते रहिएगा आपकी नानी को जब वहाँ पर एम्बुलेंस में बैठाएंगे तो आप उनकी एम्बुलेंस को आप फॉलो करते रहना। एक नर्स ने बताया कि हो सकता है आपको नानी को वर्ली शिफ्ट किया गया, हो सकता है, वो भी खाली गैस कर रही थी। फिर वर्ली गए, वहाँ से उन्होंने फिर 2 जून को बोला हम चेक करेंगे बताएंगे आपको, फ़ोन नहीं आया वहाँ से। फिर 3 जून को फिर हम दिन भर फ़ोन पे लगे रहे कि कुछ मालूम पड़ जाए। 4 जून की शाम को 7 बजे मालूम पड़ा कि उनको सायन में शिफ्ट किया गया। सायन में हमने जगह तो पहले तो जो काउंटर नंबर 2 में जो बंदा बैठा था वो तो पहले उसने सीरियस से नकार दिया कि इस नाम से कोई पेशेंट यहाँ पर आया नहीं है। उसके बाद हमने कुछ लोकल प्रोटेक्शन की मदद से यहाँ पर जब उनसे बात की तो मालूम पड़ा कि वो नहीं वहाँ पर एडमिट है। फिर हम लोग डॉक्टर से कंफर्म किया तो वो डॉक्टर बोला कि यहाँ पर एडमिट नहीं है। फिर हमने वापस काउंटर में जब 2 से इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि उनकी डेथ हो चुकी है, उनको मार्चरी रूम ले जाया गया। उसने ही फ़ोन किया था मार्चरी रूम में और उसने बताया कि तो उनको शमशान घाट ले जाया गया है दाह संस्कार के लिए। अब जरा सोचिए, दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है कि मरीजों की लाश गायब हो जाए, परिवार वालों को बताया ना जाए, लाश को लावारिस तरीके से जलाने की कोशिश की जाए। किसी हॉस्पिटल में मां को कह दिया जाए कि आपके बेटे की लाश गायब हो गई है। इलाज नहीं कर सकते, हॉस्पिटल जगह नहीं दे सकते, कम से कम लाश का तो ध्यान रखा जा सकता है। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 50,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। 51,100 कोरोना के मरीज हैं, इसलिए हॉस्पिटल्स पर प्रेशर तो है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सारे के सारे इंतजाम कम पड़ रहे हैं और पहले तो सिर्फ ये शिकायतें आती थी कि मरीजों को ठीक से इलाज नहीं मिल रहा, अब हॉस्पिटल से लाशें गायब हो रही हैं। जब इंडिया टीवी ने सारे मामलों की जांच की तो पता चला कि जो 6 लाशें गायब बताई जा रही थी उनमें से 5 ढूंढकर उनके परिवार वालों को सौंपी जा चुकी हैं। 1 लाश अभी भी लावारिस है।
और मुंबई से एक और डराने वाली खबर आई है। मुंबई में बीएमसी के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर शिरीष दीक्षित की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। 55 साल के शिरीष बीएमसी में जल आपूर्ति विभाग के इंचार्ज थे। आप सोच सकते हैं कि बीएमसी के बड़े अफसर की मौत कोरोना से हो जाए तो लोगों में कितना डर बैठ जाएगा। लेकिन इसके बाद भी मुंबई में हजारों लोग ऐसे हैं जिनमें खौफ नहीं है, जिनमें डर नहीं है। आज सरकारी बसों में लोग कैसे सफर कर रहे हैं, इसकी जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस मुंबई शहर में 50,000 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, जहां लोग मर रहे हैं, वहां लोग किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ये आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं उससे पहले एक ब्रेक। अब चूंकि देश भर में धीरे धीरे पाबंदियां खत्म हो रही हैं, ऑफिसेस खुल रहे हैं, फैक्ट्रियां खुल रही हैं, लेकिन इनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। मुंबई की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यहां बेस्ट की बसें चलने लगी हैं, लेकिन लोकल ट्रेन नहीं चल रही। इसलिए ऑफिस जाने वालों का सारा प्रेशर सरकारी बसों पर है। बस स्टॉप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और बस आती है तो जबरदस्त धक्का मुक्की होती है। मजबूरी में सही, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो नहीं होता, 2 गज की दूरी तो नहीं होती। और लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत वो जानते हैं, लेकिन बसें बहुत कम हैं। 3 से 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर बस आती है। और ऐसे में अगर बस छूट गई तो पता नहीं दूसरी बस कब मिले। 8 बजे से लाइन में हूँ मैं। अच्छा, 8 बजे से लाइन हूँ, तो अभी यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से अभी जाने के लिए मुझे और दूसरा बस पकड़ के जाना पड़ेगा। हम लोग सुबह 6 बजे से लाइन पे खड़े थे, 10:30 बजे हम लोग बस में चढ़े। अभी उधर लाइन में खड़े थे 10:30 बजे। वो भी सरकारी कर्मचारी है, कोई बस नहीं लेते, कोई नहीं लेता, कोई लेते नहीं। 8 बजे लाइन लगा कल्याण में, 8 बजे कल्याण स्टेशन। फिर आप भी पहुँचा, हम लोग कुपट में क्या ड्यूटी करने की लाइन नहीं है। यहाँ से खड़ा है, हम लोग हॉस्पिटल में सेवा करने के लिए गाड़ी ऐसे क्या सेवा करेंगे, तो उससे बंद करना अच्छा है। इस तरह की तस्वीरें सिर्फ मुंबई से नहीं आई, मेरे पास इस तरह की तस्वीरें कई शहरों से हैं। दिल्ली में जाम की तस्वीरें हैं, पटना में भीड़ की तस्वीरें हैं। समय की कमी की वजह से मैं वो सारी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि एक तरफ तो देश में कोरोना सबसे ज्यादा रफ्तार से फैल रहा है। उसकी वजह जब अब ढूंढते हैं तो इन तस्वीरों में जवाब मिलता है। और लोग करें तो क्या करें, एक तरफ कोरोना का खौफ और दूसरी तरफ ऑफिस पहुंचने की मजबूरी। मुंबई में सरकार ने ऑफिस खोलने के आदेश तो दे दिए, लेकिन लोग ऑफिस तक कैसे पहुंचेंगे इसके इंतजाम नहीं किए, और इसीलिए इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। देश भर में कोरोना के संकट की बहुत बुरी बुरी खबरें हैं, दर्द दिखाने वाली तस्वीरें हैं, ये मैंने आपको दिखाई हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी मेरे पास में है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आज चीन के बॉर्डर से बड़ी और अच्छी खबर आई। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बताया है कि लद्दाख में चाइना की आर्मी पीछे हटने लगी है। चीन की सेना और उनके कॉम्बैट व्हीकल्स गलवान घाटी में 2.5 किलोमीटर पीछे की तरफ लौट गए हैं। मनीष ने बताया कि गलवान वैली में भारत और चीन की सेनाएं पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 इन पर आमने सामने थी। अब तीनों जगह चीन की आर्मी 2.5 किलोमीटर पीछे हट गई है, लेकिन पैगोंग झील के फिंगर 4 इलाके में चीन और भारत की सेना के बीच फेस ऑफ अभी भी बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 3 दिन पहले भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया था कि शांति बनाए रखने के लिए दोनों देश बातचीत के जरिए हर इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। अच्छी बात यह भी है कि कल भी इंडिया और चाइना के बीच आर्मी के कमांडर लेवल की मीटिंग होगी।